जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल तमाशा है, उसके लिए सड़क पे आज एक बच्चा नंगे पांव नाचा है। और ये जो घर तुम्हें महल से लगते हैं ना, ये जो घर तुम्हें महल से लगते हैं ना, यकीन मानो बिन प्यार के बस ढांचा है। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम साहित्य यात्रा में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं वरिष्ठ साहित्यकारों से और इस कार्यक्रम में चर्चा होती है उनकी साहित्य यात्रा पर। दर्शकों, मैं जानती हूँ आप बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आज हमारे साथ कौन से साहित्यकार जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो साहित्यकार हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि होंगे, उन्होंने असल मायने में ये साबित कर दिखाया है कि शब्दों की क्या ताकत होती है। अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में तो अपनी एक अलग पहचान बनाई ही है, साथ ही साथ हम सभी के दिलों में एक अलग जगह भी बनाई है। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार राजेश सकलानी जी का। सकलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, वैसे तो पूरी चर्चा आपकी साहित्य पर होने वाली है, लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस प्रकार बीता, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पौड़ी में हुआ था जी, गढ़वाल में। मेरे पिताजी जिला सूचना अधिकारी थे, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम किसी भी जगह टिक के रहते नहीं थे, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो स्थान परिवर्तन होता रहता था। तो पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर यूपी के अलग अलग शहरों में जाते रहे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मुझे एक ही जगह की जो बहुत सारी स्मृतियाँ होती हैं, हाँ जी, वो मेरे पास नहीं है। जैसे मैं वहीं पढ़ा होता, वहीं बड़ा हुआ होता, तो मेरे कुछ अनुभव कुछ और होते, मेरी जड़ें उस जगह कुछ ज़्यादा गहरी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका मुझे एक दूसरा लाभ मिला जी। दूसरा लाभ ये मिला कि हम जब नए शहरों में जाते थे तो नए स्कूलों में दाखिला होता था, तो एक हमें विभिन्न किस्म की संस्कृतियाँ देखने का मौका मिला और अलग अलग लोगों से मिलने का मौका। जहाँ जाते थे अलग किस्म के लोग थे जी। और इसको मैं सौभाग्य मानूंगा कि उस समय जो पब्लिक स्कूल का कल्चर है ये नहीं था। सामान्यतः लोग एक ही तरह के स्कूलों में पढ़ते थे, वो सरकारी स्कूल होते थे। तो एक ही स्कूल में बहुत गरीब का बच्चा भी पढ़ता था, एक दुकानदार का बच्चा भी पढ़ता था, एक टीचर का बच्चा भी पढ़ता था, सबकी जगह एक ही होती थी, एक ही थी पढ़ने की। तो विभिन्न किस्म के बच्चों के बीच में हम पढ़े हुए हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र हुआ वो एक बांदा जैसी जगह में है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व में एक जनपद है जी। हालांकि उस जनपद से मेरा लगाव और भी बढ़ा, क्योंकि हिंदी के एक बहुत बहुत बड़े कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनको लोग बहुत इज्जत से याद करते हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं है, वो उस वहीं बांदा को बिलोंग करते हैं, वो उसी स्थान के हैं। अच्छा, तो जब मैं 4-5 साल का बच्चा रहा हूँगा तो वो उस समय कवि बन चुके होंगे बाकायदा। हाँ, तो फिर मुझे बांदा जो है फिर और भी याद आता है। हाँ जी। तो बांदा जो जनपद है वो पहाड़ों से बिल्कुल भिन्न जगह थी, और ये सन 60 के आसपास की बात है। उन दिनों मतलब तो आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, उसके बाद अलग अलग जगह आप अलग अलग जगह गए। हाँ जी, और अलग अलग किस्म के लोग मिले, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अनुभव बहुत मिले। एक तो भिन्न किस्म के लोग। तो क्या वही जैसे बोलते हैं कि जहाँ भी आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाते हो तो उसके बीज कहीं ना कहीं बचपन में ही बोए जाते हैं। तो क्या साहित्य के प्रति आपका जो ये रुचि थी, ये झुकाव था, क्या वहीं से इसके बीज बोए गए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी बच्चे होते हैं हमारे समाज में, छोटे आदमी के बच्चे, बड़े आदमी के बच्चे, चाहे किसी भी वर्ग के होते हों, हाँ जी, उनको एक अनूठी क्षमता उनमें होती है। वो होती है अपने परिवेश जो है उसको जानने, बूझने और समझने की क्षमता होती है। बिल्कुल। और वो इतना अबोध होता है कि उसको ये नहीं पता होता कि उसको क्या बनना है और क्या करना है। लेकिन अनुभव जो उस समय के होते हैं, हाँ जी, वो मेरा ख्याल है कि वो हमेशा बने रहते हैं, जो बहुत बिल्कुल। बचपन के अनुभव होते हैं। इसलिए उन अनुभवों की एक पवित्रता भी है, क्योंकि तब तक आदमी जो है निर्दोष होता है, उसमें बहुत सारी कोई छल नहीं होता उसके मन कोई में, छल नहीं होता, कई किस्म की चालाकियाँ नहीं आती, हाँ जी, कई किस्म के वर्ग भेद जो होते हैं वो उस समय नहीं होते, बिल्कुल साफ मन होता है, साफ मन होता है। तो मज़े की बात है कि मैं बांदा में जब गया, हाँ जी, तो उस समय एक ये इसका भी पता लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की हालत कैसी थी। वो एक जिला मुख्यालय था हाँ जी, बांदा,
लेकिन वहाँ पे प्राय घरों में बिजलियाँ नहीं होती थी उस समय पर। हाँ, नहीं होती थी, बिजलियाँ नहीं होती थी। ऐसी मैं एक बहराइच एक जगह है, वहाँ भी मेरे फादर गए तो हमारे घर में बिजली नहीं होती थी। और आप कल्पना कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में कितनी गर्मी होती है, तो पंखे का तो सवाल ही नहीं होता जब बिजली नहीं है। तो वो सारे अनुभव मेरे पास इस तरह के हैं जो यूपी के विभिन्न जनपदों के हैं मेरे साथ। हाँ जी। तो मैं सोचता हूँ कि जो छाप उस समय में पड़ी है, तो वो मुझे शायद जो अनुभव उस समय मिले वो आगे जाके वो हमें हमेशा के लिए स्थायी हो गया। हाँ जी। और यदि आपकी साहित्य यात्रा की शुरुआत की बात की जाए। हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। एक तो मेरा अनुभव यह है कि हमारा जो भारतीय मनुष्य है, हाँ जी, वो हर व्यक्ति एक साहित्यकार तो होता ही है, चाहे वो किसी भी पेशे में हो या कोई भी काम करता हो, किसी भी परिवार का हो जी। उसमें कुछ साहित्य तो जन्मजात होता है। उसका एक कारण होता है कि हमारे समाज में आपको मालूम ही होगा कि वाचिक परंपरा रही है, हर चीज़ को गाना और बोलना और अब ज्ञान को इस तरह से अगली पीढ़ी तक ले जाना। एक तो ये कारण है। दूसरी बात है, मनुष्य अनूठा प्राणी है, वो साहित्य की इच्छा तो उसमें होती है और उस इच्छा को वो आगे ले जाता है, ले जा पाता है, नहीं ले जाना चाहता, वो बाद में किधर खो जाती हैं चीज़ें, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब बच्चों में ये क्षमता होती है और मैंने देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल की कॉपियों के जो पिछला पृष्ठ होता है कुछ ना कुछ उसमें वो शेर वे लिखते हैं। और लड़कियों को तो मैंने बहुत देखा है, मेरी बहनों के भी लिखे रहते थे कि कुछ शेर वे तो लिखे। क्या आपने भी मतलब बचपन से ही आपने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पड़ाव आया, ऐसा कोई मोड़ आया जिसने साहित्य के प्रति आपको आगे बढ़ने के लिए कहा कि हाँ इस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए? ऐसा सोचने के लिए कि मैं कुछ कहानी या कविता लिखूं, हाँ जी, वो वक्त काफ़ी बाद में आया। ये तो इच्छा करती थी, लेकिन वो मुझे लगता है बड़ा रचनात्मक समय था, क्योंकि हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा, संगीत के प्रति जिज्ञासा, कला के प्रति जिज्ञासा आकर्षित करती है हर जीवन के प्रति। हाँ, जब ये अनुभव हो गए तो बाद में ये इच्छा पैदा हुई कि यार ये तो कहने लायक बात है, ये तो बनाने लायक बात है, ये तो साझे करने लायक बात है। हाँ जी। तो वो यात्रा थोड़ा बाद में आई जो मैं अभी बताऊंगा। हाँ जी, तो आपकी पहली रचना, उसका जन्म किस प्रकार हुआ? चलिए इस बात को फिर बढ़ाते हैं कि रचना का जन्म कैसे हुआ। हमेशा हम लोग परिवारों में, समाज में, स्कूल दफ्तरों में जब बात करते हैं तो हमेशा एक प्रतिभा की बात करते हैं कि भाई फला बच्चा या बड़ा जो है उसमें नृत्य की बहुत अच्छी प्रतिभा है, उसमें गायन की प्रतिभा है, उसमें खेलने की प्रतिभा है या उसको पढ़ने की प्रतिभा है जी। मैं सोचता हूँ एक प्रतिभा और होती है, वो बहुत जानदार चीज़ मानता हूँ मैं उसको जी। वो होती है न्याय की प्रतिभा जी। न्याय की प्रतिभा एक बहुत अनूठी चीज़ है और वो भी कमोबेश सब में ही होती है। वो न्याय की प्रतिभा ये होती है कि हर मनुष्य जो इस धरती पे आता है, पहले तो उसका जो संसार होता है वो उसका घर होता है, वो उसका विश्व है, उसके माँ बाप उसके भगवान है और वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहता है उस वातावरण में। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो वो जब उसका व्यापक दुनिया से संपर्क होना शुरू होता है, बाहर निकलता है, वो स्कूल जाता है, फिर उसको रास्ते में स्टेशन दिखता है, बाजार दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं, लोग दिखते हैं, तरह तरह के लोग दिखने शुरू होते हैं जी। तो तब उसके अपने अनुभव जुड़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्याएं भी जुड़नी शुरू हो जाती हैं। तब उसको ये बोध भी होने लगता है कि जो संसार मेरे घर के अंदर बहुत अच्छा, सुंदर और प्यारा था, वो इतना सुंदर और प्यारा भी नहीं है ना जी। और वो क्यों प्यारा नहीं है? क्योंकि वो न्याय की प्रतिभा से ये जान लेता है कि भाई बहुत जगह सुंदर तो है लेकिन यहाँ जो है न्याय होता नहीं दिख रहा है जी। इन जगह पे न्याय नहीं दिख रहा मुझे। उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि वो रिक्शे में जाता है, स्कूल जाता है, तो वो देखता है सारे बच्चे तो अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं रिक्शे में, लेकिन जो रिक्शे वाला है उस बेचारे के तो बहुत ख़राब कपड़े हैं, वो बहुत उसकी शक्ल बता रही है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो फिर न्याय की प्रतिभा जो है उसकी भी अपनी एक डायनेमिक्स है, वो भी काम करना शुरू कर देती है जी। कि यार सब चीज़ अच्छी तो नहीं है, मज़ा तो आ रहा है, खेलने में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, पिक्चर देखने में मज़ा आ रहा है, दोस्ती करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, दुख तो है, तकलीफ तो है, मेरे को नहीं है लेकिन है, सामने दिख रही है, इसी दुनिया में है जी।
और जो मैं कह रहा हूँ कि मुझको नहीं है, औरों को है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे बड़े लेखक ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख रहा है। आपको मैं अपने उत्तराखंड के एक बहुत बड़े साहित्यकार, उत्तराखंड के नहीं पूरे विश्व के बड़े साहित्यकार शैलेश मटियानी का जिक्र कर दूं इस समय। आपने पता नहीं नाम सुना या नहीं सुना, वो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले थे शैलेश मटियानी। उनका जीवन बहुत ख़राब भी था। उन्होंने कई स्टेशनों पे चाय बनाई, खाना बनाया, बर्तन मांजे। उनका अपना जीवन अनुभव बहुत ख़राब था, बहुत तकलीफें सही उन्होंने। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, इतनी रोचक चीज़ें बताई, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपकी पहली रचना कौन सी थी। क्या आसपास जो आपने देखा उसी को आपने अपनी कविताओं के जरिए लोगों तक पहुँचाई वो बातें? हाँ, ऐसा था कि पहले जो मैं मतलब बचपन में जो चीज़ें लिखता था जी, वो मैं जो सुनता, आदमी जो सुनता है या देखता है उसी को रेप्लिकेट करता है, वैसे ही लिखना चाहता है। तो पहले मैं जो चीज़ें लिखता था वो नकलें जैसी होती थी, जो मैंने पाठ्य पुस्तकों में है, या तो उनकी नकलें बन जाती थी जी। या मैंने जो फिल्मी गाने सुने हुए हैं उनकी नकलें बन जाती थी जी। और फिर मुझे लग जाता था कि ये उतनी मूल्यवान नहीं है जी। है ना। तो अब हो सकता है उसमें अच्छी भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको संकलित नहीं किया। उन दिनों ऐसा भी नहीं था कि प्रकाशित कर लें या दिखाएं। बिल्कुल सही कहा, बचपन से कुछ ना कुछ लिखते हैं, लिखते थे, एक वो सब डायरियों में लिखते रह गए, कॉपियों में लिखते गए, और वो कहाँ चलेगी वो तो किसी को नहीं मिली होंगी। तो आपको क्या लगता है आपके साहित्य की यात्रा की ऐसी कविता जिसने आपको एक पहचान दिलाई हो इस क्षेत्र में कि हाँ ये राजेश सकलानी है? पहले मैं बताऊं कि मैं मूलतः कविता का रचनाकार हूँ। मेरा अपना विषय कविता है, मेरा मन उसी में रमता है। लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी पहली कहानी जो लिखी जी। वो मैंने तब लिखी जब मैं 19 साल का था, 18-19 साल का। और जब वो लिखी तो मैंने तय नहीं किया कि मैं ऐसे ऐसे विषय उठाऊंगा और ऐसे लिखूंगा। तो वो उसमें मेरा ये अनुभव आया कि मैं एक अस्पताल में गया हुआ हूँ। हाँ जी। और वहाँ पे जो डॉक्टर है तो उसके सामने पेशेंट बैठा है। तो पेशेंट बहुत तकलीफ में है और बहुत गरीब है बेचारा। तो वो अपनी बात डॉक्टर से कहना चाहता है और डॉक्टर उसकी बात को सुनता नहीं है, ठीक से सुन नहीं रहा है। लेकिन उसी डॉक्टर के सामने जब कोई एक संपन्न आदमी आता है तो डॉक्टर उसको खूब प्राथमिकता देता है और उसको ठीक से बात करता है। और ये मैंने तय नहीं किया, ये खुद आ गई। हाँ जी। तो इसके पीछे ये तकलीफ छुपी थी कि ऐसा क्यों है भाई, कोई आदमी बीमार है और उस पर निगाह नहीं जा रही है डॉक्टर की। इसका मतलब है कि डॉक्टर की ट्रेनिंग में, शिक्षा में समाज में बदलाव की ज़रूरत है। और इसमें वर्ग चेतना काम करती है कि डॉक्टर को मालूम है मैं जिस वर्ग का हूँ मुझे उनसे संबंध रखना है, जो मेरे वर्ग के नहीं हैं वो तो मेरे लिए एक वैसी हैं, आम प्रजा की तरह है। तो ये एक मेरी पहली कहानी मैं इसे मानूंगा जो मैंने विधिवत लिखी और उसको प्रकाशित किया। और बदलाव की जो लहर है वो शब्दों के माध्यम से भी दर्शाई जा सकती है, ये आपने बताया। मतलब मुझे समझ आया। तो आपने कविताएं बोला, आपने कविताएं बहुत लिखते हैं कहा। तो कुछ पंक्तियां आज दर्शकों के साथ जो आप साझा करना चाहते हो? मैं पंक्ति सुनाने से पहले ना आपको फिर अपनी उसी यात्रा के बारे में बताता हूँ जी। कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, तो उसके बाद प्रमुख चिंताएं क्या होती हैं? भाई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फला नौकरी मिल जाए, फला घर हो जाए, फिर माँ बाप शादी कर देंगे, ये सब होता है। लेकिन मैंने बताया जो व्यापक दुनिया है ना उसमें इतनी सुंदर भी नहीं है, उसमें डिसऑर्डर भी है। तो रचना में क्या करते हैं, रचना में का मूल काम क्या है? एक ऑर्डर की तलाश। ऑर्डर माने व्यवस्था। रचना और समाज के बीच में एक द्वंद्व रहता है हमेशा। समाज में है अव्यवस्था, किसी न किसी रूप में है, किसी को कम दिखेगी, किसी को ज़्यादा दिखेगी। अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है, नेचर में डिसऑर्डर है। और रचनाकार जो है वो एक व्यवस्था की तलाश करता है। वो सोचता है कि उसे कोई ऐसी व्यवस्था मिले कि जहाँ यार ये चीज़ ना हो। आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि सब लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? पहाड़ जाते हैं। और जिसको देखो वो खुश होता है, पहाड़ में होता है ना खुश। हाँ जी। किसी भी जनपद का हो, किसी भी इलाके का हो, जब प्रकृति में जाता है तो खुश हो जाता है। क्या सुंदर है उसमें बताइए? सुंदर यही है कि उसके अवचेतन में जितनी किस्म की अव्यवस्था थी, चिंताएं थी, वो सब खत्म हो गई और वो जो देख रहा है उसमें उसको पूर्ण व्यवस्था दिख रही है। ऑर्डर और डिसऑर्डर, इसके बीच का जो अंतर्द्वंद है वो रचना का जन्म वहां से होता है। हाँ जी। क्यों लग रहा है पहाड़ सुंदर? आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, इनको भी लग रहा है, सबको लग रहा है।
क्योंकि हम इतने डिसऑर्डर से त्रस्त हैं और हम अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए एक ऑर्डर चाहते हैं, यार ऐसा ऐसा होना चाहिए समाज। तो अच्छे समाज की कल्पना, अच्छी प्रकृति की कल्पना से साहित्य उपजता है और उपजना चाहिए जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये प्रक्रिया नहीं है, जो ऐसे कहते मिलेंगे। पर आपका मानना यही है? मेरा आपके मानना लिए है, ही हाँ, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा लिखना शौक है। हाँ जी। शौक मतलब जैसे कोई भी शौक होता है, बाजार घूम गए, मॉल में घूम लिए, शौक नहीं है, ये एक बाध्यता है, एक आंतरिक कंपल्शन है, एक बाध्यता है। अच्छा, आपकी कौन सी आपने कहानियां प्रकाशित हुई है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उस बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा कहानी तो मैंने कम से कम 30 से ज़्यादा लिखी हैं और वो हाँ लगभग जितनी भी हैं वो आकाशवाणी से आई हैं और हाँ देश की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं में छपी हैं। मेरी पुस्तक नहीं छपाई मैंने कहानी की जी। कि मैंने बताया कि मेरा जो है पूरा ध्यान जो है कविताओं पे रहता है। और कविताओं में भी मैं आपको बताऊं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे 50 संग्रह हैं, मेरे 3। आपने जो रचा वो अपना रचा, अपने जी, है ना, स्वयं की है वो आपकी अपना चीज़। रचा। उसकी मात्रा बहुत बड़ी नहीं होती है ना। जो E=mc² है वो कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, रियल लाइन में है। आप जितना भी लिखते हैं उसका कुछ मूल्य हो सके तो मैं सोचता हूँ ये लिखना बहुत बड़ी बात है। सफल जिसको बोलते हैं, लिखना सफल हो गया। मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ, स्वागत है। वो मेरे पहले संग्रह से है। स्वागत है सकलानी जी। हाँ जी। उसका शीर्षक है हमसे उम्मीद करो। आहा, बहुत प्यारा। हम रद्दी कागजों की तरह उड़ रहे हैं, रद्दी कागजों की तरह उड़ रहे हैं। बच्चों हमें अपने बोझ से दबाओ। वाह। हम रद्दी कागजों की तरह उड़ रहे हैं, बच्चों हमें अपने बोझ से दबाओ। लकड़ी की तरह बेजान हमारे हाथों को अपने नर्म हाथों से छुओ। वाह, बेहद खूबसूरत। व्यर्थ लग रही हो जब सारी दुनिया, किसी मामूली चीज की ख्वाहिश करो। चिड़िया की तरह चहको, गिलहरी की तरह दौड़ो, पानी की तरह बहो, खिलखिलाओ या चीख ही पड़ो भय से। भय के क्षणों में हमारे सीनों पर हौसलों की तरह बन जाओ। वाह, हमें गहरी उम्मीद से देखो। बहुत खूबसूरत। तमाम शोर, अनिश्चितता और हड़बड़ी के बीच जब किसी को किसी से, किसी को खुद से कोई उम्मीद नहीं है, हमें गहरी उम्मीद से देखो। उम्मीद। हमसे उन तमाम चीज़ों की उम्मीद करो जिनकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है और दुनिया को भी। बहुत खूबसूरत। और जो आपने उम्मीद का इस शब्द का प्रयोग किया है जी, वाकई तारीफ, बहुत खूबसूरत। और पूरी रचना तो आपकी खूबसूरत है ही। ये कविता जब लिखी गई थी, ये मतलब 85 के आसपास, हाँ जी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई और ये जनसत्ता है उसमें प्रकाशित हुई थी ये उसमें कविता। प्रकाशित भी हुई और बहुत अच्छा लगता है। हमने जो लिखा है वो जब लोगों तक वो बात पहुंचती है, हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब हम लिखना शुरू करते हैं अक्सर, जी। चाहे कोई भी हो, तो हम अक्सर साहित्यकारों की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करते हैं। जी। तो क्या आपने भी, जब आपने शुरू किया लिखना कि हाँ लिखना चाहिए मुझे कुछ, तो आपने किन साहित्यकारों की किताबें पढ़ी हो या जिनसे प्रेरित होकर आपने सोचा हो कि साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? तो ऐसे हाँ, कौन से साहित्यकार हैं? ये दो तरह से हुआ। मतलब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने ना MSc रसायन शास्त्र में किया है। जी। तो मैं सोचता हूँ चाहे आप कविता लिखते हो, चाहे कोई भी चीज़ लिखते हो, साहित्य जो है उसका संबंध दुनिया के सभी क्षेत्रों से है, ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं। तो जैसे मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी था तो और बचपन से BSc में भी साइंस पढ़ी, तो एक तो इसके बावजूद भी आपने साहित्य विज्ञान से जुड़ा रहा। तो मैं तो इसको अपने लिए बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। हालांकि मेरी नौकरी में काम नहीं आए मेरे विषय, क्योंकि मैंने नौकरी तो बैंक की करी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे आंतरिक रूप से बड़ा समृद्ध हुआ। मैं पेड़ पौधों की प्रकृति के जान पाया, मैं जो प्राणी होता है, मनुष्य होता है, पशु पक्षी होते हैं, उनके कैसे, उनके अंतर्क्रियाएं क्या होती हैं उनके शरीर के अंदर, उनके बारे में जान पाया। तो एक तो साहित्य का संबंध सभी क्षेत्रों में है। जी। साहित्य का मतलब बहुत अच्छी और प्यारी बातों से नहीं होता। साहित्य का जो मूल सरोकार है वो यथार्थ से है, रियलिटी से।
हाँ जी, तो ऐसा साहित्य भी बहुत प्रचुर हमारे पास हमें मिलता है जो भावनात्मक है। जैसे फिल्म के गीत होते हैं, वो उनकी बहुत अपनी ज़रूरत है। ये नहीं होती कि प्रेम के गीत होते हैं, प्रकृति के गीत होते हैं, उनका भी एक महत्व है। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ जी। और विशेष तौर पे निबंध हो गए, उपन्यास हो गए, कथाएं होती हैं। उनमें बहुत गुंजाइश है रचनाकार के पास कि दुनिया का जो यथार्थ जो भिन्न विषयों में फैला हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी में है, आर्कियोलॉजी में है, आर्किटेक्चर में है, साइंस में है, किसी चीज़ में भी है, ज्ञान है, उसको समेट कर शब्दों के माध्यम से वो उनका प्रतिफलन जो है उसकी रचनाओं में आ सकता है और आना चाहिए। आपने किन किन विषय पर लिखा है या किन विषयों पर लिखना आप पसंद करते हैं सकलानी जी? विषय, मेरा मूल विषय तो मेरा सामाजिक ही रहा है। और समाज में जो आसपास आप देखते हैं या फिर मुझे बदलाव की जो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो मुझे बचपन से जो नज़र आती रही है, एक तो वो भेद की है, एक तो सामाजिक भेद की है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इधर बात कि हम लोग अपने को सब बहुत मानवीय मानते हैं, सारे भारतीय मानवीय मानते हैं कि हम बहुत अच्छे मनुष्य हैं, हम बहुत होते हैं। अब एक चीज़ समझ नहीं आती, एक बच्चा पैदा हुआ तो प्रकृति ने पैदा किया उसको, तो वो बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, होता है, चाहिए नहीं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो जैसे ही बड़ा होने लगता है हम उसको क्यों डिस्कार्ड करते हैं कि ये तो फलां जाति का हो गया, ये फलां वर्ग का हो गया, तो वो प्रेम कहाँ चला जाता है फिर? प्रकृति ने तो बच्चा पैदा किया था, तो हम एक तरह से उस बच्चे पे अपने दुराग्रह, अपना बुरा ज्ञान जो है ना, उसके पैदा होते ही उस पर आरोपित कर देते हैं। उस बेचारे का तो कोई, वो तो अभी पैदा ही हुआ है और उस पर आरोपण कर दिया कि भाई तू तो फला जगह का रहने वाला है, तू तो फला आदमी है, तो हमारे लायक नहीं। दिक्कतें हैं बहुत से। क्यों? आप कोई पौधा पैदा होता है तो प्रकृति की देन है, मनुष्य का कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रकृति की देन है, आप उसको कैसे वो कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल है मूल भाव तो मेरा इसके आसपास रहा है मेरे कविताओं में। सामाजिक विषय पर आपने लिखा है। हाँ। अच्छा, हमारी जो चर्चा है साहित्य यात्रा पर, ये चर्चा चल रही है जी, तो आपको क्या लगता है लिखना क्यों जरूरी है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा कहा जी। और ये सवाल हर लेखक को खुद से भी करना चाहिए कि लिखना क्यों जरूरी है जी। तो मैंने बताया कि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि मुझे बहुत शौक है, अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि लिखना जो है ना शौक से ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। जब आप लिखते हैं तो लिखने का मतलब यह है, आप भले ही मशहूर हो ना हो, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपके लिखते ही जो रचना है वो आपकी नहीं, वो समाज की हो जाती है जी। अगर घर में बंद है तो बात अलग है, अगर आपने लिख के उसको कहीं प्रकाशित किया किसी भी माध्यम से, अखबार में, किताब में, पत्रिका में, रेडियो में, इसका मतलब आपने दुनिया को सौंप दिया। तो आपके प्रति आपकी एक बहुत जिम्मेदारी है कि आप जो चीज़ समाज को सौंप रहे हैं वो बहुत ईमानदार, बहुत सच्ची और मनुष्यता से भरी हुई होनी चाहिए। और मनुष्यता से भरी होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको अगर गलत दिख रहा है ना तो उसका प्रतिरोध जरूर होना चाहिए। अगर आप प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो आप किसी गलत काम को सहमति दे रहे हैं एक तरह से जी। जहाँ हम चुप रहते हैं, चुप रह के भला बन सकता है आदमी, भला रूप में जाना जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में भलमनसात नहीं है, वो उसके अंदर एक बुराई छुपी हुई है कि आप एक गलत चीज़ को देख रहे हैं और उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत करने वाले का समर्थन आप पहुंच रहा है उस तक। तो ये जरूरी है। तो इसलिए लिखना जो है, इसलिए लिखना चाहिए कि जो और यदि दर्शकों की मैं बात करूं जो देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, तो जो साहित्यकार कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो क्यों ज़रूरी है उनकी जाकर हम किताबें पढ़ें? पढ़ना कितना आवश्यक है? पढ़ना तो इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हाँ जी। वो कितना भी घूम ले फिर ले, किसी कॉलेज चले जाए, है ना, उसकी एक सीमा है, भौतिक सीमा है ना, वो सारी चीज़ें ग्रहण नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर वो देहरादून की चीज़ें ग्रहण कर रहा है तो इंदौर की नहीं कर पाएगा, दिल्ली की नहीं कर पाएगा, बेंगलोर की नहीं कर पाएगा जी। क्योंकि ऐसा भौतिक रूप से संभव नहीं है। अगर वो एक समाज के एक तबके को बिलोंग करता है, सपोज आप एक अच्छी कॉलोनी में रहती हैं, तो एक बस्ती में कैसे रहते हैं उनके अनुभव तो कैसे पहुँचेगा, एक रिक्शे वाला कैसे रहता है उसका अनुभव कैसे पहुँचेगा।
पढ़ना इसलिए चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी, बहुत विराट है। आप इस दुनिया में आए हो, आप जो लोगों के अनुभव आप हैं, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, अनुभव आप लिखते थे, अनुभव वैसे हर एक के तो होते हैं, मैं मानता हूँ। औरों की बातें भी पता चलती है पढ़कर, तभी पता उन्होंने लगे क्या स्थिति में लिखना शुरू किया या क्या उनके अनुभव रहे। क्या अनुभव है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबका जीवन एक ही जैसे ही होता है, संघर्ष एक ही जैसे होते हैं, है ना। हम यदि हाँ जी, हाँ, हम यहाँ बैठे हैं तो रूस का जीवन कैसा है, उनका संघर्ष कैसे हुआ, उनके यहाँ क्रांति कैसे हुई। सकलानी जी, यदि बात की जाए कि जो युवा अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए एक सुझाव जो आप देना चाहें हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, वो क्या होगा? वैसे तो सुझाव देना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन दो ही बात कहूँगा मैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार हाँ, हैं, मैं आपने एक दो अलग ही पहचान राय, बनाई है। मैं दोस्ताना राय दे सकता हूँ कि एक तो स्वागत। जैसे मैंने कहा कि हमारी बहुत सीमा होती है। हम माना मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया तो मुझे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नहीं पता, ज्यादा ज्ञान होगा, है ना, जी। फिजिक्स का नहीं पता, और सब्जेक्ट का नहीं पता। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पढ़ेंगे तो दुनिया भर के बारे में जानेंगे। दुनिया में इतना ज्ञान है कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता। एक क्षेत्र में भी ले लें, उसमें भी आप जीवन बिता दें तो भी नहीं होता। दूसरा यह है कि जब आप पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये समाज में कुछ जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, समाज की मदद कर रहा है या नहीं कर मदद। रहा है। इस प्रसंग में आपको एक चीज़ बता दूं कि साहित्य की सीमा जो है वो बहुत बड़ी होती है। जो फिल्म के गीत होते हैं ना, हाँ जी। मैं तो इसको भी साहित्य मानता हूँ, जी। क्योंकि एक तो लोगों को प्रभावित करती है, इसका प्रभाव है, और इसको भी एक बहुत जरिया बना सकता है, और ये भी एक प्रतिबिंबन है हमारे समाज का। उसमें भी शब्दों का खेल है। मैं जिस समय में पैदा हुआ जी, तो वो नेहरू का युग था, जी। मतलब मैं छोटा था। उसके तो बाद भी आपने एक अलग पहचान बनाई और आपने जो लिखा है, जी, जहाँ तक हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम। जी, समय मुझे इतनी अनुमति देता है, हालांकि ये वक्त काफ़ी नहीं है आपकी साहित्य चर्चा के लिए, पर आपका जो शब्द और आपकी कविताएं जो एक बदलाव की मांग करती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत पसंद आती है लोगों को, हम सभी के दिल में आपने एक अलग जगह बनाई ही है। जी। तो आपका फिर से शुक्रिया करना चाहूँगी मैं कि आप कार्यक्रम में आए और उसकी शोभा बढ़ाई आपने यहाँ आकर। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, और याद रखिएगा कि यदि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, और लिखने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। फिर मुलाकात होगी साहित्य यात्रा की एक नई कड़ी के साथ। तब तक ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।